कि मैं जो सोचती हूँ कि मैं सब ठीक हूँ, बच्चों को बदलने की ज़रूरत है। सो वो मुझे समझ में आया कि मैं उनको कितना नहीं समझती। किस तरीके के बिहेवियरल इश्यूज बच्चे ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, या पेरेंट्स कौन सी चीज़ों की शिकायतें ज़्यादा कर रहे होते हैं? जैसे कि मेरा बच्चा स्क्रीन नहीं छोड़ता है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा है। डॉक्टर साहब, हम तो बहुत ज़्यादा कुछ खाने को देते नहीं हैं। फॉर्मल एजुकेशन कुछ तो होनी ही चाहिए पेरेंट्स के लिए। तो हम कहाँ अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को ट्वीक कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं, कहाँ हमारे गैप्स हैं, कहाँ हमारे एक्शंस वो रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो नहीं अगर मिल रहे हैं तो हमें वो गैप्स देखने के लिए ओपन होना चाहिए। तो बच्चों को इमोशंस के बारे में पता नहीं होता है, उनको नॉलेज नहीं होती है, वो फील करते हैं और वो उसको एक्सप्रेस करते हैं जिस भी तरीके से। There are no bad children, only bad behavior। उस एज में टेंट्रम्स बहुत कॉमन है बिकॉज बच्चों को वर्बली अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता। सो पेरेंटिंग इज अ स्किल। कुछ चीजें समझने की, जानने की और कुछ स्किल डेवलप करने की जरूरत है यहाँ पर, राइट? मतलब आपके बच्चे चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, आप उनके साथ कभी भी, चाहे आपके बच्चे 20 साल 40 साल के हैं, आप उनके साथ अपने रिश्तों को आज अभी से मजबूत कर सकते हैं। जो दूरियां हैं उनको मिटा सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। पेरेंटिंग जर्नी हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कहते हैं वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट। ये जर्नी बहुत ही हमारे लिए रिवॉर्डिंग हो सकती है, पर ये कई बार बहुत ही चैलेंजिंग भी हो जाती है। अगर इस जर्नी में बहुत सारी चीजों की हमारे पास नॉलेज नहीं है तो ये जर्नी हमारे लिए पेनफुल हो सकती है, फियर से भरी हुई हो सकती है। ये रोड हमारा बहुत ही बम्पी हो जाता है। पर अगर हमारे को कोई ऐसा जना हाथ थाम ले और हमें बता दे कि कहाँ पर हमारे गैप्स हैं और कौन सी स्किल्स को बिल्ड करने की जरूरत है, तो ये जर्नी बहुत ही इजी हो जाती है, हम सेल थ्रू आसानी से कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रितु गुप्ता। डॉक्टर रितु गुप्ता न सिर्फ एक पेरेंट कोच हैं बल्कि एक पीडियाट्रिशियन भी हैं। क्योंकि बच्चों के साथ क्लोजली वर्क करती आई हैं, इनको बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी उनकी तकलीफों का, गैप्स का पता है और पेरेंट्स के भी नस नस को ये समझते हैं। सो आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे पेरेंटिंग इश्यूज को यहाँ उठाया है, उनके बारे में बात करी है। सो आई होप आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत सारी जानकारी देके जाएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रितु गुप्ता। डॉक्टर रितु गुप्ता एक पीडियाट्रिशियन है जो पिछले 26 सालों से नोएडा में प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर रितु गुप्ता न सिर्फ पीडियाट्रिशियन है बल्कि ये एक पेरेंट कोच है, लाइफ कोच है, जो यंग अडल्ट्स को, टीनेजर्स को कोचिंग भी देती हैं। सो आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। यस रितु गुप्ता, प्लीज पहले अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए, देन फिर हम लोग पेरेंटिंग के बारे में समझते हैं कि व्हाई पेरेंटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट और उसके लिए क्यों कोचिंग की जरूरत है पेरेंट्स को, एंड क्या गैप्स हैं पेरेंटिंग में। सो प्लीज पहले अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप पीडियाट्रिशियन की और आपकी एज ए पेरेंट कोच की क्या जर्नी है। थैंक यू अमिता। सो मैं सभी को बताना चाहूँगी कि आई एम अ पीडियाट्रिशियन बाय प्रोफेशन। मतलब आप बोल सकते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ। और मैं 26 साल से नोएडा में अपनी प्रैक्टिस करती हूँ और पेरेंट्स और बच्चों के साथ मेरा कांस्टेंट एक इंटरैक्शन रहा है, इतने सालों से एक रिश्ता रहा है। एंड पिछले 5 सालों से, आप मानिए 2019 से, मैं पेरेंटिंग एज अ कोच, पेरेंटिंग कोच भी हूँ और एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स के साथ भी काम करती हूँ, उनको भी कोच करती हूँ। बट जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया टू बिकम अ पेरेंटिंग कोच इज़ माई ओन जर्नी एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ पेरेंट। सो लाइक हम न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो गए थे जब मेरा बड़ा बेटा 2 साल का था। और उसके बाद छोटे बेटे का जन्म भी वहीं हुआ नोएडा में। एंड एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। एंड मेरे हस्बैंड जो आई स्पेशलिस्ट हैं, वो शुरू से ही बहुत
मतलब बहुत बिजी रहते थे और मैंने अपना काम धीरे धीरे धीरे, मेरा क्लिनिक घर में ही था, तो धीरे धीरे बिल्ड ऑन किया। और मेरे बहुत चैलेंजेस होते थे कई बारी, मतलब इतना कि बच्चों को कैसे संभालूं, अपना प्रोफेशन भी देखूं, बच्चों को भी पालना है। एट टाइम्स मैं बहुत लाचार भी महसूस करती थी, एट टाइम्स बहुत मतलब स्ट्रगल भी होती थी बच्चों को पालने में, बट अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करती थी। एंड जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मतलब लगता था कि कुछ पता नहीं, उनको जो भी बोलो और वो क्यों नहीं समझते जो उनके लिए अच्छा है। मैं तो अपने से बेस्ट कर रही हूँ। तो मैं हमेशा एक अपने लिए, अपने हिसाब से एक आदर्श माँ थी, आइडियल मदर। मतलब कमी तो बच्चों में है, वो नहीं समझते, वो नहीं सुनते। और ये जनरेशन गैप है, आजकल की जनरेशन ही ऐसी है। फिर मैंने मतलब मेरे बड़े बेटे ने मुझे लैंडमार्क वर्ल्ड वाइड एक एजुकेशन है, करिकुलम है फॉर लिविंग, फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो उससे इंट्रोड्यूस किया। और वो मैंने मई 2018 में किया एंड देयर हैज़ नॉट बीन एनी लुकिंग बैक। उसमें जाकर मैंने उनका पूरा करिकुलम किया एंड देन लीडरशिप प्रोग्राम किया। आई एम स्टिल अ लीडर देयर, इंट्रोडक्शन लीडर। और वहाँ मैंने अपने गैप्स देखे एज अ पेरेंट, एज अ मदर, कि मैं जो सोचती हूँ कि मैं सब ठीक हूँ, बच्चों को बदलने की ज़रूरत है। सो वो मुझे समझ में आया कि मैं उनको कितना नहीं समझती, नहीं सुनती। उनके वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसका मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और दूसरी चीज़, और मुझे एक चीज़ जो दिखाई दी कि मेरे हस्बैंड और मेरे पेरेंटिंग स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सो जैसे जनरली इंडियन फादर्स होते हैं ना, थोड़े रॉब वाले, गुस्से वाले, अथॉरिटेरियंस, कि जो मैंने कह दिया ना वही होगा और बच्चों को ओबे करना है। और दूसरी तरफ मैं, जैसे यूजुअली मदर्स होती हैं, कोमल दिल की, बच्चों को बचा लेना, गलतियां भी कर रहे हैं तो छुपा लेना, पापा को ना पता चल जाए। लैंडमार्क में आके मुझे ये भी रियलाइजेशन हुई कि कितना ज़रूरी है पेरेंट्स का, फादर और मदर का एक पेज पर होना। सो जब ये सारी बातें समझ में आई तो मैं अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर पाई और मेरी रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे गई। अभी मतलब आई एम सो प्राउड टू से कि मेरे दोनों बेटे हर चीज़ मुझसे शेयर करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका जो भी सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर विश्वास है, वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे गया है। सो एज अ मदर आई कुड कंट्रीब्यूट टू देयर लाइफ ऑल्सो एंड दिस इंस्पायर्ड मी सो मच। तो मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने सीखा है, जो बदलाव मैं अपने जीवन में ला पाई हूँ, वो क्यों ना हर पेरेंट ला पाए। और मैं उनको हेल्प करूँगी, मैं सपोर्ट करूँगी। और जो एडोलेसेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो भी क्या डील करते हैं, तो उनका वर्ल्ड भी मैं बेटर समझने लगी, बिना जजमेंट के उनको सुनना कैसे है। तो दैट इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ टीन्स एंड यंग पीपल्स कोच ऑल्सो। सो दैट इज व्हाट माय जर्नी हैज बीन। सो गुड टू हियर इट डॉक्टर गुप्ता। आपने लैंडमार्क की बात करी, लैंडमार्क की मैं भी ग्रेजुएट हूँ, सो मैंने भी प्रोग्राम्स किए हुए हैं। इट्स वंडरफुल। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ओपन अप होती हैं हमारे को अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी हम डील कर रहे होते हैं, शायद हमें एक नज़रिया मिल जाता है और हम एक डिफरेंट लेवल पे प्ले करते हैं, राइट? सो एज ए पेरेंट कोच, व्हेन यू डिसाइडेड, आपने बोला आपकी अपनी जर्नी, जब आपने देखा कि मेरी फैमिली लाइफ में कुछ गैप्स हैं, मेरे हस्बैंड और मैं एक पेज पे नहीं है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंटिंग, और उससे कहीं ना कहीं बच्चों की पेरेंटिंग में, उनके डेवलपमेंट में इश्यूज पैदा हो रहे हैं, राइट? और आप जिस तरीके से चीज़ों के साथ डील कर रहे थे, वो भी आप कहीं एक उलझन में थे, कहीं एक डॉक्टर, बहुत ज़्यादा बिजी डॉक्टर होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, और फिर बच्चों को पूरा ध्यान देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट में आपको चीज़ें डील करनी पड़ रही थी, एंड तब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इस जर्नी में आगे बढ़ना है एज ए पेरेंट को, जब आपने अपने गैप्स देखे, अपने गैप्स आइडेंटिफाई किए। डॉक्टर साहब, आपके पास जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर के, सिंस यू आर अ पीडियाट्रिशियन, तो ज़्यादातर आपका जो है बच्चे ही आपके हैं, क्लाइंट्स हैं, आपके पेशेंट्स हैं, राइट? तो जब वो आपके पास आते हैं पेरेंट्स उनको लेकर के,
किस तरीके के बिहेवियरल इश्यूज बच्चे ज्यादा डील कर रहे होते हैं, या पेरेंट्स कौन सी चीजों की शिकायतें ज्यादा कर रहे होते हैं? आई एम श्योर बहुत कुछ वहां पर चल रहा होता है, सिर्फ फिजिकल चीजें तो इट्स लाइक ऊपर की, लेकिन कई बार ये चीजें भी डॉक्टर के साथ लोग शेयर करते हैं, तो आपके साथ क्या शेयर किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फिजिकल एलिमेंट्स तो एक तरफ हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, जैसे स्पेशली जो आजकल के दौर में सुनने को मिलता है बहुत कॉमनली, जैसे कि मेरा बच्चा स्क्रीन नहीं छोड़ता है, उसको मोबाइल चाहिए, खाना खाते समय मोबाइल चाहिए, उसके बिना तो वो खाना ही नहीं खाता है ना, ये एक है। दूसरा है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा है। डॉक्टर साहब, हम तो बहुत ज़्यादा कुछ खाने को देते नहीं हैं, फिर भी इसका वजन बढ़ता जा रहा है, तो क्या करें? और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चा आलसी हो रहा है और इनएक्टिव हो रहा है, तो ये सब ये भी इश्यूज बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जैसे होता है कि ये ना बच्चे आपस में बहुत झगड़ते हैं, जैसे दो भाई हैं तो ये ना छोटे भाई को बहुत मारता है। अच्छा, ओके। हाँ, इस तरह की भी बिहेवियर कि हमें समझ नहीं आता, और हम जब समझाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं समझता, या उस समय रुक जाता है और फिर वही, तो हम परेशान हैं कि इससे कैसे डील करें। ये एक इश्यू होता है। उसके अलावा एक होता है कि बच्चे जिद बहुत करते हैं कि जो चीज मुंह से बोल दी उसको पूरा करा के मानेंगे, और कई बार तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि किसी और के घर बैठे हैं या मार्केट में हैं और बच्चा वहीं लेट गया, फैल गया, रोने लगा। सो इस तरह के इश्यूज बहुत कॉमनली सुनने में आते हैं आजकल की प्रैक्टिस में। तो जब इस तरीके के इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज आपके पास पेरेंट लेके आते हैं, तो आप यूजुअली किस तरीके की उनको कोचिंग देते हैं? सो बेसिकली देखिए, कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में जो भी हो रहा है उसको एक्नॉलेज करना, और फिर उसकी मतलब उसके सोर्स पर जाना, कि वो हो क्यों रहा है, उसको जानना, वो बहुत जरूरी है। जैसे जो हमें ऊपर से दिख रहा है बिहेवियर, है ना, तो बिहेवियरल इश्यूज मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा सपोज गुस्सा कर रहा है, मार रहा है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि बड़ा भाई छोटे भाई को बहुत मारता है। अब उसमें पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं कि बेटा मारना गलत है, या तुम बिल्कुल नहीं मारोगे छोटे भाई को, समझाने की कोशिश करते हैं, कई बार पनिश भी करते हैं कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा और पेरेंट ने बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया, है ना। तो ये सब चीजें पर वर्क नहीं करती, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो बिहेवियर हो क्यों रहा है उसके सोर्स पर नहीं जाके देखते कि क्यों बच्चा मार रहा है, क्या रीजन है। तो अभी बहुत रिसेंटली ही मेरे पास एक पेरेंट्स आए और उनके 2 बेटे हैं, और उन्होंने वही शेयर किया कि बड़ा भाई छोटे भाई को बहुत मारता है और हमें नहीं समझ आ रहा हम कैसे करें। तो मैंने पेरेंट्स की बात को समझा, फिर मैंने बच्चे से अलग से बात की, और फिर पता चला कि उसका छोटा भाई उसको चिढ़ाता है। अच्छा। जैसे बड़ा भाई थोड़ा एकेडमिकली कंपैरेटिवली वीकर है या उतना अच्छा नहीं कर रहा है, स्पोर्ट्स में भी छोटा बेटर है, छोटा थोड़ा मतलब चंचल भी है, मैनिपुलेटिव है, तो वो कहीं ना कहीं बड़े को चिढ़ाता है अपनी अकम्प्लिशमेंट्स, कुछ उसको अगर प्राइज मिला, कुछ पेरेंट्स ने उसको अप्रिशिएट कर दिया, अरे तुम तो बहुत अच्छा खेले, तो वो बड़े भाई को चिढ़ा रहा है, और वो उसको कहीं ना कहीं बड़े भाई को हर्ट कर रहा है, और वो उसको एक्सप्रेस कैसे करे, वो अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन वो बच्चे को, अपने भाई को मार के कर रहा है। तो जब ये चीज समझी और बड़े बच्चे से बात की कि देखो तुम क्या फील कर रहे हो और उसको तुम बेटर वे में कैसे एड्रेस कर सकते हो। अच्छा, छोटा भाई चिढ़ा रहा है तो उसको तुम और किस वे में पॉजिटिवली उसको समझा भी सकते हो। तो उसने खुद बल्कि बोला कि मैं उससे समझा सकता हूँ, उससे बातचीत कर सकता हूँ, या मैं उस समय वहां से जा सकता हूँ जब मुझे गुस्सा आ रहा है। और फिर मैंने अलग से पेरेंट्स को भी समझाया कि कहीं पर भी विदाउट शेयरिंग व्हाट एग्जैक्टली द चाइल्ड शेयर्ड विद मी, फिर मैंने पेरेंट्स को भी समझाया कि कहीं पर कंपैरिजन ना करें या रूट कॉज पे जाके देखें कि ये बिहेवियर कहाँ से आ रहा है। सो जैसे कहा जाता है कि देयर आर नो बैड चिल्ड्रन, ओनली बैड बिहेवियर। तो हमें बिहेवियर को एड्रेस करना है, बच्चों को लेबल भी नहीं करना है, और बिहेवियर के रूट कॉज पे जाके उसको एड्रेस करना है। दैट्स सो ट्रू। आपने बहुत सही बताया कि देयर आर नो बैड चिल्ड्रन,
और पेरेंट्स कई बार ये गलती कर देते हैं कि अगर बच्चे का व्यवहार बुरा है तो वो बच्चे को एकदम से लेबल कर देते हैं, है ना, बच्चा तू तो बहुत शैतान है, तू बहुत अच्छा बच्चा नहीं है, तू अपने बड़े भाई को मारता है या छोटे भाई को मारता है। तो इस तरीके से जब वो लेबल कर देते हैं तो शायद बच्चे उन आइडेंटिटीज को उठा लेते हैं। Exactly. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि भाई लेबल नहीं करना है बच्चों को, यू हैव टू जस्ट सी कि बिहेवियर खराब है, उसका रूट कॉज क्या है, गो फॉर द रूट कॉज। उसको जितना एड्रेस करेंगे उतना बच्चे का बिहेवियर में आप सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम नए नए तरीके उन्हें सिखा सकते हैं कि वो जो भी फील कर रहे हैं उसको वो कैसे और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट। डॉक्टर रितु, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स जो हैं उनकी नॉलेज में कहीं कुछ गैप्स हैं जिनको समझने की पेरेंट्स को ज़रूरत है, और कोचिंग या सेशंस या पेरेंटिंग के बारे में जानना, एजुकेशन लेना उनके लिए इम्पोर्टेंट है? क्या आपको लगता है ऐसा? एब्सोल्युटली, मतलब मोस्टली तो पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमें बेस्ट पता है बच्चों के बारे में और हम अपने बच्चों को बिल्कुल सही तरीके से पाल पोस रहे हैं, हम बेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा ही मैं भी सोचती थी, बाय द वे। मैं भी सोचती थी। बट हम कोई भी पेरेंटिंग सीख कर नहीं आते, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती पेरेंट्स की। और हम कहाँ से सीखते हैं? जब अपने पेरेंट्स को हमने जो करते हुए देखा, वो हमसे कैसे डील करते थे, उन्होंने कैसे परवरिश की, उसी सब से हमने सीखा या एनवायरनमेंट से थोड़ा बहुत पिक किया। बट विद चेंजिंग टाइम्स एज पेरेंट्स हमें भी एक तरह से व्हील को री इन्वेंट करना है। देखना है कि हम कहाँ इफेक्टिव हैं, कहाँ इनइफेक्टिव हैं एज पेरेंट्स। कहाँ हम अपने बच्चे के साथ जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं या कहाँ नहीं कर पा रहे। तो इसलिए पेरेंटिंग एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के साथ इफेक्टिव हो पाएं, उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर पाएं और बच्चों को हम कॉन्फिडेंट, मतलब अपने जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई हो, उनको अपने में विश्वास हो और वो खुश रहें, स्वस्थ रहें हर तरह से, मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से, हर तरह से वो हों। तो उस तरह के बच्चे हम पाल पोस के बड़ा कर पाएं और अपने समाज को ऐसे बच्चे दे पाएं, एडल्ट्स दे पाएं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ को। राइट। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि फॉर्मल एजुकेशन कुछ तो होनी ही चाहिए पेरेंट्स के लिए। बट जब पेरेंट्स बनते हैं तो उससे पहले कहीं तो ये होना चाहिए, मे बी गवर्नमेंट की तरफ से या जहाँ से भी, आई डोंट नो। पर क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं है, वो सिर्फ पुराने रूढ़िवादी जो अपने पेरेंट्स से उन्होंने, या जो जिस तरीके की पेरेंटिंग उनकी हुई है वहाँ से उन्होंने जो चीज़ें सीख ली हैं वहाँ से ही वो पेरेंटिंग करते हैं। दे डू नॉट नो कि आजकल के टाइम में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। आजकल का बच्चा वो बच्चा नहीं है जो शायद हम और आप थे। अब मोबाइल फ़ोन हर एक बच्चे के हाथ में आ गया है और मोबाइल फ़ोन आने से बहुत सारे डायनेमिक्स यहाँ बदल गए हैं। बच्चे को हर तरीके की इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, बच्चे के पास लोग आसपास नहीं हैं। तो ऐसे में पेरेंट का रोल काफ़ी डिफरेंट हो गया है। और पेरेंट्स अगर अपने आप को डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से अपडेट नहीं करेंगे तो ऐसे में बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत टोल आता है, जिनका पेरेंट्स को अंदाज़ा नहीं होता है। बिल्कुल। और साथ में ये भी है कि मतलब बच्चों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर्मल एजुकेशन तो मुझे नहीं पता अमिता पेरेंट्स की क्या होगी, बट डेफिनेटली चाहे टू बी पेरेंट्स हैं या ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स चाहे छोटे बच्चों के हैं या बड़े बच्चों के हैं, आई थिंक एक तरह से कोचिंग लेना, राइट, कुछ ऐसे सेशंस अटेंड कर लेना, कुछ ऐसे एजुकेटिव प्रोग्राम्स ले लेना जो पेरेंट्स वॉलेंटियर कई बार नहीं करना चाहते, बिकॉज दे थिंक कि इसकी क्या जरूरत है, हम भी तो पल गए, हम भी तो अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी पल जाएंगे, वो भी अच्छा कर लेंगे। तो ये एक व्यू पॉइंट रहता है। बिल्कुल। तो हम कहाँ अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को ट्वीक कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं, कहाँ हमारे गैप्स हैं, कहाँ पे हम जो मतलब हमारी इंटेंशन प्योर है पर हम कहाँ हमारे एक्शंस वो रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो नहीं अगर मिल रहे हैं तो हमें वो गैप्स देखने के लिए ओपन होना चाहिए। उसके लिए चाहे सपोर्ट लेना पड़े, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर एक पेरेंट अच्छे पेरेंट बनना चाहता है, राइट, और वो चाहता है कि हमारे किड्स भी अच्छे बच्चे बने। ये हर एक पेरेंट्स की चाह होती है।
पर कहीं ना कहीं अच्छा पेरेंट बनने की चाह में या अच्छा किड बड़ा करने की चाह में वो लोग परफेक्शन की तरफ बहुत भागने लगते। उनको ऐसा लगता है कि अच्छे अगर सोसाइटी में अच्छा करियर बच्चा कर लेगा या बहुत अच्छा दिखेगा या बहुत अच्छे से बात करेगा, दैट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट। पर शायद बीनीथ बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें इम्परफेक्शंस को भी अपनाना है, जहाँ हमें अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की तरफ जाना है, बच्चे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। यहाँ पर कहीं पेरेंट्स लैग कर जाते हैं इस वजह से। आपको क्या लगता है इसके बारे में? बिल्कुल अमिता, मतलब बहुत अच्छा, मतलब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा भी है कि कहीं ना पेरेंट्स परफेक्शनिज्म की तरफ सोचते हैं कि हम बेस्ट दें अपने बच्चों के लिए और हम बेस्ट पेरेंट्स हों। राइट। बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर नो परफेक्ट पेरेंट्स, और कोई साथ ही साथ मतलब बुरे पेरेंट्स भी नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं बुरे बच्चे भी नहीं है, तो बुरे पेरेंट्स भी नहीं है। पेरेंट्स अच्छे हैं, पेरेंट्स की इंटेंशन प्योर है, बट यस हमें परफेक्शनिज्म पे फोकस नहीं करना। एंड जो हम अनकंडीशनल लव की भी बात करते हैं अमिता, सो मैंने उस चीज़ को सीखा कि पहले अनकंडीशनल लव क्या होता था, बच्चा जो भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, जैसा भी है उसको प्यार करना, वो अनकंडीशनल लव है फॉर श्योर। मतलब आपका बच्चा जैसा भी है, जैसा भी नहीं है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, बट एट द सेम टाइम लिमिट्स, बाउंड्रीज, डिसिप्लिनिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हम अपने बच्चे की लाइफ आसान मतलब या उसको सिर्फ प्लीज करने के लिए नहीं है ना। मतलब प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को बिगाड़ दें या उसे डिसिप्लिन ना करें या उसके लिए कोई बाउंड्रीज लिमिट्स ही ना हो, वो जो चाहता है उसकी हर मांग पूरी कर दें, दैट इज नॉट लव। प्यार का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं ना, वो दूरदर्शिता से कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे के जो भी कर रहे हैं वो फायदे के लिए कर रहे हैं, उसका उसमें नुकसान तो नहीं है। तो जैसे पेरेंट्स मेरे पास बहुत मतलब उस तरह से आते हैं कि मतलब वो तो खाना ही नहीं खाता है बिना टीवी के, बिना मोबाइल के, है ना। और उसमें मैं उनको यही बोलती हूँ, देखिए आज वो खाना नहीं खा रहा है तो, बट आपको ये देखना है कि इस तरह से उसको रोज आदत डालना और धीरे धीरे वो एडिक्शन बन जाएगी, वो उसके बिना खाएगा ही नहीं। एंड एट द सेम टाइम स्क्रीन एडिक्शन हो जाएगी। उसके क्या क्या हार्म है, उसके क्या क्या नुकसान है, तो आपको वो नुकसान देखना है। आपको मतलब अपनी 4 विजन रखनी है कि उससे लॉन्ग टर्म में बच्चे का क्या नुकसान होने वाला है, उसकी आंखों पे, उसके मेमोरी पर। एंड इट्स लाइक जो स्क्रीन एडिक्शन है वो हम बोलते हैं कि नशीले पदार्थों का जो एडिक्शन है उससे भी बुरा है। तो आप वो चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आज वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन जिद करेगा, फैल जाएगा, खाना नहीं खाएगा, पर बिलीव मी वो भूखा नहीं रहेगा। यही टाइम है कि आप उसको डिसिप्लिन करें और कुछ लिमिट्स, कोई बाउंड्रीज बनाएं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अनकंडीशनल लव को भी गलत तरीके से ना लें और ये ना करें कि बच्चे की हर जिद मान लो चाहे मत, क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं। That's so true. डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेरेंटिंग, और डिसिप्लिन भी कैसे करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन का मतलब नहीं है आप बच्चे को डांटो, फटकारो या क्रिटिकल बनो, पर डिसिप्लिन का मतलब है वो बाउंड्रीज ड्रॉ करो जहाँ पर बच्चा जो है उनके लिए जो अच्छा है वो आप बता पाओ और उनको बता पाओ कि ये इसके पार आप नहीं जा सकते। क्योंकि इनिशियली बच्चे शायद इतने नाजुक होते हैं कि हम अगर उनको वो बाउंड्री सेट नहीं करवाएंगे तो वो धीरे धीरे उनकी आदतें पड़ जाएंगी, फिर आगे जा कर के उनका खुद का उनको चेंज कर पाना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो ये एज ए पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस काम को करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रितु, कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेरेंटिंग का, है ना? कम्युनिकेशन के बारे में आप क्या बताएंगे कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ किस तरीके का कम्युनिकेशन करना चाहिए जो इफेक्टिव हो? जैसा हमने पहले भी बोला कि लेबलिंग तो नहीं ही करनी चाहिए, क्योंकि लेबलिंग जो है बहुत ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं है। पेरेंट्स को आपने बहुत कहते हुए सुना होगा कि मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी बात मानता नहीं है। तो वो क्या तरीका है जिससे आप अपने बच्चे को अपनी बात समझा सकते हैं, उनसे अपनी बातें मनवा सकते हैं? क्योंकि डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ कैन वी गो अबाउट इट? बिल्कुल अमिता। सो सबसे पहले तो मतलब मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की जान है, किसी भी रिश्ते को वो जोड़ कर रखता है आपस में। तो वो
पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते का मतलब बिना कम्युनिकेशन के कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता. सो एंड कम्युनिकेशन भी कैसा जरूरी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना. और उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं. मतलब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होगा, जैसे आप बोल रहे हो कि हमें लगता है बच्चे सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं हमारी बात. उसमें अक्सर क्या है कि हमें एज पेरेंट्स देखना है कि हम बच्चों को कितना सुनते हैं, कितना समझते हैं. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है एक्टिव लिसनिंग. एंड एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप सुन रहे हैं बच्चा जो भी आपसे, सपोज बच्चा कुछ कह रहा है तो एक तो क्या कह रहा है वो सुन रहे हैं बिना किसी इंटरप्शन के, बिना उसे रोके, और क्या कहना चाह रहा है, उसके पीछे उसका भाव क्या है, इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या वो डील कर रहा है, वो सब कुछ सुनना है हमें. जो कह रहा है वो भी सुनना है और जो नहीं कह रहा है वो भी समझना है. और छोटे बच्चे हैं तो उनके लेवल पे मतलब आई टू आई कांटेक्ट बनाकर उनके लेवल पर जाकर उनको सुनना है. दूसरी चीज, बिना जजमेंट के उनको सुनना है. कई बार हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, या हम उनके वाक्य कंप्लीट करने से पहले ही हम कुछ बोलते हैं. हम उनको प्रीच करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, सॉल्यूशंस देना चाहते हैं, या रिएक्ट करते हैं. कई बार हमें कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो हम झट से रिएक्ट करते हैं, गुस्सा कर देते हैं, झुंझला जाते हैं. सो वी नीड टू लर्न टू लिसन, टू रिस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट. ना पूरी बात सुने, समझें, उनके शूज में खड़े हों. कहते हैं ना एम्पैथी, एम्पैथी के साथ उनके शूज में अपने आप को रख कर कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या वो डील कर रहे हैं, वो सब समझ के उनको पूरा खाली करके और फिर जो हम कहना चाहते हैं फिर हम उनसे कह सकते हैं. तो पहले समझें और फिर समझाएं. तो जिसको कहते हैं कि सीक टू अंडरस्टैंड बिफोर seeking to be understood. Right, so true. कि पहले आप बच्चे को समझें, उसके बाद आपको जो कहना है, आपको जो बताना है, आप उसको समझाएं. क्योंकि आप ही नहीं समझोगे कि बच्चा कहाँ से आ रहा है और क्या कहना चाह रहा है, तो बच्चे को ये सेंस ऑफ शायद वो भी नहीं आएगा, कि लिसनिंग नहीं आएगी कि मुझे सुना जा रहा है या मेरे पेरेंट्स मुझे समझेंगे या मुझे समझ सकते हैं. तो बच्चा डिफेंडिंग पोजीशन में खड़ा हो जाएगा. Exactly. और जब बच्चा डिफेंडिंग पोजीशन में खड़ा हो जाएगा तो आपकी एक भी बात सुनेगा नहीं. और ये पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा, कई बार पेरेंट्स इस चीज़ से डील करते हैं कि बच्चा जो भी बोल रहा है उनका माइंड अपना कुछ और अलग ही चैटर कर रहा होता है. नहीं ये बोल तो ऐसे रहा है लेकिन ये समझता नहीं है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है, ये इसको नुकसान करेगा. वॉट एवर द चैटर इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, वो बच्चे की बात को पूरा सुनते नहीं हैं. और जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से आई थिंक पेरेंट और चाइल्ड के बीच में गैप आ जाता है. एग्जैक्टली अमिता. और पेरेंट्स का मोस्टली माइंडसेट होता है ना कि आई नो बेटर, राइट, मुझे ज्यादा पता है, ये तो छोटा है, बच्चा है. तो हम अक्सर बच्चों की बात को उतना वैल्यू नहीं देते. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उनको मतलब वो क्या कह रहे हैं उसको वैल्यू करें, उनकी बात सुने, उनके ओपिनियन को समझें बिफोर गिविंग आवर रिस्पॉन्स टू देम. सो मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात है जो मुझे लगता है कि सब पेरेंट्स को जरूर से फॉलो करनी चाहिए. राइट. डॉक्टर रितु, कई बार आजकल पेरेंट्स के बच्चे एक या दो ज़्यादा होते नहीं है ना, तो पूरा फोकस उन्हीं बच्चों के ऊपर. अब जब बच्चे के ऊपर पूरा फोकस है और पेरेंट्स, अगर कई बार मदर वर्किंग नहीं है, वर्किंग है भी, तो भी क्या होता है, वर्किंग है तो एक गिल्ट फीलिंग लेके रहती है, इनहेरेंटली एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ रही हूँ. तो वो ओवर कंपनसेशन पे आ जाते हैं कि ओवर प्यार करना, कि कहीं हमसे कुछ गलती हो रही है. और अगर घर पे भी है मदर, तो कई बार इकलौते बच्चे हैं, एक बच्चा है या दो बच्चा है, तो बहुत ओवर पैम्परिंग करना. ये ओवर पैम्परिंग जब हम बच्चों को करते हैं, ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? तो एक तरह से वही हो गया अमिता कि हम बच्चे को जो चीज मतलब बहुत इजीली दे रहे हैं, इजी ग्रेटिफिकेशन है,
उनको हर चीज ऑन प्लेटर मिल रही है, और उधर दूसरी तरफ पेरेंट्स हैं वो गिल्ट में हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप से मतलब अपने आप को दोषी ठहराते हैं, या कहीं पर अपने आप को कोस रहे हैं कि अरे हम बच्चे को छोड़ के इतनी देर गए, गिल्ट में हैं, सेल्फ बीटिंग अप उसमें मोड में हैं, और फिर वो कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करते हैं गिफ्ट्स देकर, ओवर पैम्पर करके, जो वो कह रहे हैं उनकी जिद मानकर। अच्छा मम्मी आज देर हो गई, अगर बाय चांस मदर को कहीं से आने में देर हो गई और वो इतने गिल्ट में है कि बच्चे ने कहा कि आज तो मैं ना बाहर से मैकडॉनल्ड से खाना मंगा के खाऊंगा, तो वो भी वो मान गई। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम एज पेरेंट्स अपने गिल्ट मोड से बाहर निकलें, कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमें कुछ कमी है, उस चीज को समझें अपने एक जैसे मैं अगर यहीं पर बोलूं तो मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करूंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज पेरेंट्स we ourselves are emotionally aware, तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हों या उसको डेवलप करें, और सेम चीज बच्चे को भी दें, वो उनको भी मतलब एज मतलब सिखाएं, सो दैट विल गो अ लॉन्ग वे। तो पेरेंट्स पहले खुद अवेयर हों कि अच्छा मुझे गिल्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जरूरत है मुझे अपने बच्चे को ओवर पैम्पर करने की या ओवर कॉम्पेंसेट करने की। जब हम अपने उन इमोशन से, उन फीलिंग से डील करेंगे और उनके कॉज पर जाकर, रूट पर जाकर कि नहीं इट्स ओके, मैं लेट हो गई, ठीक है, मैं आगे से कोशिश करूंगी बच्चे के साथ ऑथेंटिकली, जेन्युइनली, ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें कि ये बेटा ये आगे से मैं ध्यान रखूंगी, एंड अगर मैं लेट हो रही हूँ या कुछ भी जिस वजह से भी आपको गिल्ट आ रहा है उसको मैं एड्रेस करूंगी, आगे से नहीं हो या कभी लगेगा तो पहले से आपको बताऊंगी, बट एट द सेम टाइम नॉट ब्राइबिंग द चाइल्ड। बच्चों को हमें कोई रिश्वत नहीं देनी, कोई ओवर पैम्पर नहीं करना, ओवर कॉम्पेंसेट नहीं करना। सो वो हमेशा एक बाउंड्री बनाकर रखनी है, उससे बच्चे सेफ भी फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे और ज्यादा आपका रिश्ता भी अच्छा रहेगा। नहीं तो बच्चों में वही आदत पड़ जाएगी कुछ भी मांगने की और एक्सपेक्टेशंस की, इजी ग्रेटिफिकेशन की, कि उन्हें हर चीज जल्दी से चाहिए, which doesn't go a long way. Right. आपने भी इमोशंस की बात करी कि पेरेंट्स को इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपनी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे तब तक वो बच्चे की साथ जो है सही इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपने ही इमोशंस के दबाव में आकर के जो बिहेव अप्रोप्रिएट है बच्चे के लिए वो नहीं करके कुछ का कुछ कर देंगे और शायद वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। राइट, इमोशंस एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं पेरेंटिंग में। बच्चे जब छोटे होते हैं दे आर लाइक सेड कि वो इमोशंस का बंडल होते हैं, उनके अंदर इमोशंस भरे हुए होते हैं। राइट, सो ऐसे में पेरेंट्स को उनके इमोशंस की जानकारी होना, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले केस बताया कि बड़ा भाई छोटे भाई को मारता था क्योंकि छोटा भाई उसको हर्ट कर देता था, तो बच्चों को इमोशंस के बारे में पता नहीं होता है, उनको नॉलेज नहीं होती है, वो फील करते हैं और वो उसको एक्सप्रेस करते हैं जिस भी तरीके से, पर पेरेंट्स जब उनके इमोशंस को इनवैलिडेट करते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आती है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल पेरेंट्स कि इमोशंस बच्चों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और उनके साथ कैसे डील करना चाहिए पेरेंट्स को? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अमिता, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, जिसको हम रियलाइज भी नहीं करते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल लोग बात करने लगे हैं, अवेयरनेस शुरू हो गई है। इमोशनल इंटेलिजेंस चाहे वो पेरेंट्स के बारे में हो या बच्चों के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। और पहले लोग सिर्फ फोकस करते थे इंटेलिजेंस पर कि बच्चा हमारा कितना इंटेलिजेंट है, आईक्यू कैसा है, बट जो हमारी सक्सेस, हमारी हैप्पीनेस वो डिपेंड करती है कि हम इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं, हमारा इमोशनल क्वोशंट कितना हाई है। और एज पेरेंट्स हमें भी देखना है, आर वी इमोशनली इंटेलिजेंट? क्योंकि हम खुद इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तभी हम बच्चों में वो इनकलकेट कर पाएंगे। और उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस के। वन इज सेल्फ अवेयरनेस, खुद की जानकारी, खुद के अंदर जागरूकता। फिर सेल्फ मैनेजमेंट, कि हम किस तरह से सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं, अपने इमोशंस को समझा और उनको फिर हम सही तरीके से अप्रोप्रिएट वे में एक्सप्रेस कर पाएं। दूसरे के लिए एम्पैथी होना,
दूसरे को उसके शूज में जाके समझना, मोटिवेशन कि आप जो कर रहे हैं वो खुद आप सेल्फ मोटिवेटेड भी हैं और दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। एंड सोशल स्किल्स, दूसरों के साथ रिश्ते कैसे बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो ये, और इसमें जैसे हम बचपन से ही अगर शुरू हो जाएं कि हम बच्चों की फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, जैसे टॉडलर्स हैं, टैंट्रम सबसे ज्यादा कब कॉमन होते हैं? 1 to 4 ईयर की एज ग्रुप में बहुत टैंट्रम उस समय बहुत होते हैं, है ना। बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, जैसे अगर पार्क में आप खिलाने ले गए हैं और आप कह रहे हैं चलो बेटा घर चलो, टाइम हो गया, और बच्चा तो जिद करेगा कि उसे, क्योंकि उसे नहीं जाना वहां से, उसको खेलने में मजा आ रहा है, या आप उसको कुछ जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूध पिलाना है और वो नहीं पी रहा है उसे, तो वो फिर टैंट्रम करेगा। उस एज में टैंट्रम्स बहुत कॉमन है, बिकॉज बच्चों को वर्बली अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता। सो अगर हम उसी एज पे शुरू हों कि वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को वर्बल वे में पहले तो आइडेंटिफाई कर पाएं और फिर उनको एक्सप्रेस कर पाएं, उनको लेबल कर पाएं कि मैं इस समय सैड फील कर रहा हूँ, या मैं इस समय खुश हूँ, और खुश भी क्यों हूँ, क्योंकि मैं इस समय बहुत सुंदर कुछ देख रहा हूँ, मैंने एक ब्यूटीफुल फ्लावर को देखा, या मैं नेचर में हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। सो हम अपने इमोशंस को पहले आइडेंटिफाई करें, उनको लेबल करें, एक्नॉलेज करें, और क्यों है फिर वो इमोशंस, उनकी तह पर जाएं, और फिर हम मतलब वो हमें हेल्प करेगा कि सपोज हम गुस्सा हैं, है ना, बच्चा गुस्सा है, तो पेरेंट्स रादर देन कि तुम गुस्सा क्यों हो, गुस्सा करना गलत है, गुस्सा मत करो, अच्छा बेटा मैं देख रही हूँ कि तुम इस समय थोड़े अपसेट हो, नाराज हो, उस समय काम डाउन करिए, उस समय कोई बात मत करिए, थोड़ी देर बाद जब बच्चा ठंडा हो जाए, क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्सा आया था, क्यों अपसेट थे, एंड फिर बच्चा में ओपन अप एंड से कि मुझे स्कूल में किसी ने बुली किया, या मेरे मार्क्स बहुत खराब आए, या मैं किसी फ्रेंड ने मुझे परेशान किया, समथिंग, कुछ भी हो सकता है रीजन, ओके। बट जैसे बच्चे ने सपोज गुस्से में आते ही बैग फेंक दिया घर आते ही, तो उस समय आपने कुछ नहीं कहा तो वो चीज बढ़ी नहीं, पावर स्ट्रगल नहीं हुई, या तुम गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, उस सब में नहीं पड़े, उसको आराम से हमने बाद में डील किया, और फिर बच्चे को सिखाया कि अच्छा नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो तुम कैसे और पॉजिटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में कर सकते हो, या ठीक है गुस्से को हमें चैनलाइज करना है, एट द सेम टाइम हम बैग को ऐसे फेंकेंगे नहीं, दैट्स लाइक डिसरिस्पेक्टिंग सरस्वती। तो वो हम बच्चों को धीरे धीरे इस तरह से अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और फिर रेगुलेट करना सिखा सकते हैं। सिमिलरली दूसरे लोगों को आपके बोलने से हर्ट हो सकता है, जैसे सपोज बच्चों ने कहीं अब्यूजिव लैंग्वेज सुनी और वो कर्सिंग वर्ड्स, गंदे वर्ड्स, गालियां वो दे रहे हैं बिना समझे कि उसका दूसरे पर क्या इम्पैक्ट है। तो एम्पैथी सिखाना, दूसरे के शूज में खड़े होके वो दूसरा पर्सन क्या फील कर रहा है, उसको हर्ट तो नहीं हो रहा है, उसको समझना, तो वो हेल्प करेगा बच्चे को दूसरे पर्सन के, दूसरे लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने में, सोशल स्किल सिखाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स खुद अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी काम करें, खुद वो कैसे रिएक्ट करते हैं, सपोज उनके लिए कुछ फ्रस्ट्रेटिंग होता है, वो किसी वजह से परेशान है, तो वो भी क्या गुस्से में चीजें फेंकते हैं उठा के, या चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, या रोने लगते हैं, और अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उनके साथ कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली डील कितने अच्छे से करते हैं या नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स को अंदर भी झांकना है और वही चीज़ फिर बच्चों को भी सिखानी है। राइट, सो ट्रू। इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और बच्चों को अगर इमोशंस के साथ डील करना नहीं सिखाया जाता है तो आगे जा कर के मैंने देखा है कि एंग्जाइटी के इश्यूज़ बहुत हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं इमोशंस, एंड इफ़ दे डू नॉट नो कि कैसे हैंडल करें, तो कई बार हमारी जो डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं टीनेजर्स के अंदर, यंग अडल्ट के अंदर, आप भी जो देख रहे हैं, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वहीं से ही आ रहे हैं कि हम इमोशंस को बचपन में इनवैलिडेट कर देते हैं। हमें लगता है कि इमोशंस की ऐसी क्या इम्पॉर्टेंस है और इनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है।
एग्जैक्टली जब वो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेंट अप इमोशंस हैं, बच्चे को कहीं पे एक आउटलेट नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही दबाए दबाए, या तो वो नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स आजकल इतना हम बच्चों में देखते हैं, स्मोकिंग है, सब्सटेंस अब्यूज है, रिस्की और दूसरे रिस्की बिहेवियर्स हैं, या वो एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब चीज़ों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करें, अगर हम उनके इमोशंस, फीलिंग्स और उनके एक्सप्रेशन एंड मैनेजमेंट पे काम करें। राइट। सो डॉक्टर रितु, बहुत सारे हमने एरियाज कवर किए बच्चों की ब्रिंगिंग अप से लेकर के कि किस तरीके से पेरेंट्स को कम्युनिकेशन, इमोशन, डिसिप्लिन, हर एक पार्ट पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो पेरेंटिंग इज़ अ स्किल। पेरेंटिंग ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमको ऐसा लगे कि हम कर ले जाएंगे। वी हैव टू कुछ चीज़ें समझने की, जानने की और कुछ स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है यहाँ पर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एंडिंग नोट में आप क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे अबाउट पेरेंटिंग? सो मैं दो ही चीज़ें सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी। एक तो अगेन आई वुड एम्फसाइज देयर आर नो बैड चिल्ड्रन, ओनली बैड बिहेवियर। तो हमेशा ये याद रखें अपने बच्चे को, तुम बैड बॉय हो, बैड गर्ल हो, गंदे बच्चे हो, ऐसे बोलकर लेबल बिल्कुल ना करें। और दूसरी चीज़ जो मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहती हूँ वो है इट्स नेवर टू लेट। मतलब आपके बच्चे चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, इट्स नेवर टू लेट। आप उनके साथ कभी भी, चाहे आपके बच्चे 20 साल 40 साल के हैं, आप उनके साथ अपने रिश्तों को आज अभी से मजबूत कर सकते हैं। जो दूरियां हैं उनको मिटा सकते हैं, और उनके साथ जो मतलब एक होता है ना अमिता, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं, तो जो हमें अनुभव होते हैं, हम इतने एक्साइटेड होते हैं फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, तो वो अनुभव कहीं ना कहीं विद टाइम ना कहीं छूट जाता है। वो एक ड्यूटी बन के रह जाता है कि बस बच्चों को पालना है, पोसना है, सेटल करना है। तो वो दोबारा से वो सुखद अनुभव, वो फुलफिलमेंट, वो सेटिस्फैक्शन, वो जॉय, वो आप अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार की ज़िंदगी में और अपने बच्चों के साथ वो दोबारा से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। राइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रितु। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स बहुत कुछ टेक अवेज लेके जाएंगे इस पॉडकास्ट से। इट वॉज फिनोमिनल। थैंक यू। आई एम मोर देन हैप्पी अमिता। थैंक यू सो मच। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।